जय हिंद। इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th का प्रोज का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इस चैप्टर से रिलेटेड दो ऑलरेडी वीडियो बनाई जा चुकी है। अगर आप उसे नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे देता हूं, आप जाके वहां से देख लीजिएगा। जिसमें 16 पैराग्राफ तक लाइन बाय लाइन बेहतर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाया गया है। तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग 17 पैराग्राफ से देखते हैं और समझते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन जो है ना देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ। चलिए हम लोग समझते हैं 17 पैराग्राफ से। आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ। आखिर हिंदुत्व में कुछ ना कुछ तो है जिसने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को आज तक जीवित रखा है। It has witnessed the fall of Babylonian, Syrian, Persian and Egyptian civilization। यह खुद गवाह है कि इसने बेबीलोनियन, सीरियन और पर्शियन सभ्यताओं को मिटते देखा है। कास्ट अ लुक अराउंड यू। आप अपने अगल बगल एक नजर डालिए। वेयर इज रोम एंड वेयर इज ग्रीस। रोम और ग्रीस कहाँ दिखाई देता है। कहने का मतलब है आप अपने अगल बगल नज़र डालिए और देखिए क्या आपको कहीं ग्रीस या रोम आपको दिखाई देता है क्या। तो बिल्कुल आपको दिखाई नहीं देगा। कैन यू फाइंड टुडे एनीवेयर द इटली ऑफ गिब्बन। क्या आज कहीं इटली को आप पा सकते हैं। क्या आज कहीं इटली मौजूद है। गिब्बन एक राइटर है जिसने लिखा था डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, है ना। तो उसको गिब्बन ने ही लिखा था। गिब्बन एक बहुत बड़ा राइटर था, है ना। तो इसी राइटर का नाम लेते हुए यहाँ पे पूछा जा रहा है, इस चैप्टर में पूछा जा रहा है क्या गिब्बन का वो इटली, जिस इटली के बारे में उसने लिखा था, क्या आज कहीं पाते हैं आप इटली को। तो आप बिल्कुल नहीं पाते। और रेदर देन एंशिएंट रोम, या एंशिएंट रोम को आप पाते हैं क्या। तो बिल्कुल आप नहीं पाते, है ना। अगला पैराग्राफ हम लोग देखते हैं। अगला पैराग्राफ हम लोग 18 देखते हैं। 18 गो टू ग्रीस। आप ग्रीस जाओ। वेयर इज द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन, है ना। एटिक सिविलाइजेशन जो काफी फेमस सिविलाइजेशन है, कहाँ है। क्या आपको कहीं देखने को मिलता है। वेयर इज द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन। दुनिया का मशहूर जो एटिक सिविलाइजेशन था, क्या आपको देखने को मिलता है। तो बिल्कुल नहीं आपको मिलता है। देन कमिंग टू इंडिया। अब वहां से तुम भारत आओ। लेट वन गो थ्रू द मस्ट एंशिएंट रिकॉर्ड। और भारत के प्राचीनतम अभिलेखों से गुजरो। कहने का मतलब है अभिलेख का मतलब रिकॉर्ड। भारत के प्राचीनतम रिकॉर्ड्स को पढ़ो, समझो। एंड देन लुक अराउंड यू। और अपने चारों तरफ देखो। एंड यू विड बी कंस्ट्रेंड टू से। और तुम यह कहने पर मजबूर हो जाओगे, यस आई सी हियर एंशिएंट इंडिया स्टिल लिविंग। कहने पर मजबूर हो जाओगे कि यस बिल्कुल सही, आज भी मैं उसी भारत को, प्राचीन भारत को आज देखता हूँ। भारत की प्राचीनतम सभ्यताओं को और संस्कृति को आज भी जिंदा मैं देख रहा हूँ। इसके बाद वाला पैराग्राफ हम लोग देखेंगे। 19वां पैराग्राफ हम लोग देखेंगे। ट्रू देयर वर डंग शिप्स टू। यह बिल्कुल सत्य बात है। देयर वर डंग हिप्स टू। भारत में जहाँ कहीं भी आप जाएंगे तो डंग हिप्स देखने को मिलता था, यानी जहाँ पर गोबर को एकत्रित करते हैं ना, उसी को बोला जाता है। हिप का मतलब ढेर होता है, डंग का मतलब गोबर। तो गोबर का ढेर देखने को मिलता था इधर उधर, जहाँ तहाँ भारत में हर जगह देखने को मिलता था और आज भी देखने को गाँव में मिलता है। बट देयर आर रिच ट्रीजर्स ब्यूरिड अंडर देम। लेकिन वो असल में क्या था, एक खजाना था, है ना। वो एक अपने आप में एक ट्रेजर था, खजाना था, जिसको हम लोग जमीन में क्या करते थे, डालते थे, उसको रखते थे, इकट्ठा करते थे। तो खजाना इस सेंस में था, खजाना आज भी है। किस सेंस में आप समझिए इस बात को। जो गोबर होता था ना पहले, गोबर से हम लोग गाँव में देहातों में इसको बोला जाता है छिपरी गोहरा। तो ईंधन के रूपों में इसको सुखा करके, इसमें कुछ भूसी वगैरह मिक्स करके, भूसा वगैरह डाल करके मिक्स करके, और उसका जो है ना सुखाया जाता था। सुखा करके ईंधन के रूप में उसका इस्तेमाल किया जाता था और साथ ही साथ खेत में खादर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता था।
तो एक तरह का खजाना था। और देखिए आज भी ये खजाना है, भले ही ईंधन के रूप में आज इसका इस्तेमाल न हो, लेकिन ग्रामीण एरियाज में जो है ना आज भी जो है ईंधन के रूपों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन खाद के रूप में तो हम लोग आज भी इसको अमृत की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए ये गोबर तो थे, डंग हिप्स तो थे, लेकिन कहने का मतलब है ये असल में एक तरह का खजाना था, है ना। एंड द रीजन वाई इट हैज सर्वाइव्ड, और यही सारी कारण है कि इंडिया जो है ना आज भी सरवाइव करता है, आज भी जिंदा है ना। क्योंकि पुराने जमाने में जिस तरीके से भारतीय सभ्यता ने, है ना, अपने आप को बनाए रखा, वैसे ही हमेशा बनाए रखा, है ना। जिस पथ पर था उसी पथ पर आज भी हम लोग हैं। यही कारण है ना कि आज भी हमारी सभ्यता क्या है, जिंदा है। एंड द रीजन वाई इट हैज सर्वाइव्ड इज दैट द end which Hinduism set before it was not development along material but spiritual line, है ना। जो हमारे पूर्वज रहे ना, जो हमारे पूर्वज जो थे, वो अपने आप को स्पिरिचुअल लाइन पे सेट किए। कहने का मतलब है वो आध्यात्मिकताओं की दुनिया में अपने आप को रखा, है ना। ये मटेरियल की दुनिया से इन लोगों ने क्या रखा, अपने आप को दूर रखा। अब देखिए मटेरियल की दुनिया क्या है ना। मटेरियल के पीछे भागना, चीज़ों के पीछे भागना, पैसों के पीछे भागना, है ना। भौतिक वस्तुओं के पीछे, चीज़ों के पीछे भागना क्या कहलाता है, मटेरियल कहलाता है, मटेरियलिज्म कहलाता है। लेकिन वो लोग जानते थे कि इसके पीछे भागने का मतलब है अपने जीवन को खतरा में डालना, अपने आप को बर्बाद करना, है ना। इसलिए उन लोगों ने स्पिरिचुअल लाइन में अपने आप को सेट किया, आध्यात्मिकता की दुनिया में उन लोगों ने अपने आप को सेट किया और इन चीज़ों से अपने आप को क्या रखा, दूर रखा। यही सब कारण है कि भारत जो है ना आज भी जीवित दिखता है। भारत की सभ्यता और संस्कृति आज भी जिंदा देखने को मिलती है। 20वां पैराग्राफ हम लोग देखेंगे। आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चर, आवर स्वराज डिपेंड नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स। जो हमारी सभ्यता है, संस्कृति है, जो हमारा स्वराज है, स्वाधीनता है, ये इस पर डिपेंड नहीं करता। किस पर, मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स, सेल्फ इंडल्जेंस, है ना। कहने का मतलब है अपनी इच्छाओं को गुणात्मक रूपों में वृद्धि करने पर हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति निर्भर नहीं करती है, बल्कि अपॉन रिस्ट्रिक्टिंग वांट्स सेल्फ डिनाइल, बल्कि इस पर रिस्ट्रिक्शन पर हमारा सभ्यता और संस्कृति बल देता है। हमारा सभ्यता और संस्कृति सिखाता है कि वस्तुओं के पीछे मत भागो, है ना, पैसों के पीछे मत भागो, इस पर लगाम लगाना, इन चीज़ों से दूर रहना हमारा सभ्यता और संस्कृति सिखाता है। 21वां पैराग्राफ हम लोग देखेंगे। यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट सूटेड फॉर द यूरोपियन। अब देखिए यहाँ कहा जा रहा है यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट सूटेड फॉर द यूरोपियन बट इट विल मीन रूइन फॉर इंडिया इफ वी endeavor टू कॉपी इट। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि यूरोपियन सिविलाइजेशन जो है ना यूरोप वालों के लिए बेहतर हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, यूरोपियन सभ्यता जो है वो यूरोपियन लोगों को सूट करती है और उनके लिए अच्छा है, लेकिन ये भारत के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है अगर भारत उनकी कॉपी करे तो, है ना। ये भारतीय सभ्यता के लायक उनकी सभ्यता नहीं है। अगर हम उनकी सभ्यताओं को कॉपी करें और उन्हीं के जैसा बने तो भारतीय सभ्यता क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, भले ही वो सभ्यता उनको सूट करता है। आगे देखेंगे हम लोग। दिस इज नॉट टू से दैट वी मे नॉट एडॉप्ट एनी assimilate that even assimilate whatever may be good। दिस इज नॉट टू से, ऐसा हम नहीं कहते, है ना, ऐसा हम नहीं कह सकते कि दैट वी मे नॉट एडॉप्ट एनी assimilate whatever may be good and capable of assimilation by us। ऐसा हम नहीं कहते और नहीं कह रहे हैं कि जो चीज़ें अच्छी हों हम उसे एसिमिलेट नहीं कर सकते, उसे कॉपी नहीं कर सकते, अपने जीवन में नहीं उतार सकते, ऐसी बात नहीं है। जो चीज़ें अच्छी हैं उन चीज़ों को चाहे दुनिया का कोई सभ्यता और संस्कृति हो हम उसमें से कॉपी कर सकते हैं और उसको अपने जीवन में उतारते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि हम उन चीज़ों को भी छोड़ देते हैं, नहीं, अच्छी चीज़ों को हम अपने जीवन में उतारते हैं। As it does not also mean that even the European will not have to part with whatever evil might have crept into it। और इसका यह भी मतलब नहीं है कि अगर दूसरे सभ्यताओं में
यूरोपियन सभ्यता में अगर कोई गलत चीज़ है, कोई अगर बुराई है, तो उनको अपनी सभ्यता और संस्कृति से उसे दूर नहीं किया जाना चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर यूरोपियन सभ्यता में भी कुछ बुराइयां हैं, कुछ गलत चीज़ें हैं, तो उनको भी क्या करना चाहिए, उन्हें दूर करना चाहिए। जैसे हम यूरोपियन सभ्यताओं से अगर कोई अच्छी चीज़ हो तो हम उसे कॉपी करते हैं, हम उसे अपने जीवन में उतारते हैं। वैसे ही अगर उनके सभ्यता और संस्कृति में अगर कोई गलत चीज़ें हैं, तो उनको भी क्या करना चाहिए, उसे एलिमिनेट करना चाहिए, उसे दूर करना चाहिए। अब आगे देखते हैं हम लोग 22वां पैराग्राफ देखते हैं। चलिए, द incessant search for material comfort and their multiplication is such an evil, and I make bold to say that the European themselves will have to remodel their outlook. देखिए यहाँ पे द incessant का मतलब होता है निरंतर खोज फॉर मटेरियल्स, मतलब चीज़ों के लिए निरंतर खोज, आरामदायक चीज़ों का निरंतर खोज। मल्टीप्लिकेशन इज सच एन एविल, है ना, और अपनी इच्छाओं में गुणात्मक रूप से वृद्धि करना और नई नई वस्तुओं के पीछे भागना, चकाचौंध रोशनियों के पीछे भागना, यह क्या है, एक तरह की बुराई है, बहुत बड़ी बुराई है। एंड आई मेक बोल्ड टू से, और मुझे इस पर जोर देकर के कहना चाहिए कि यूरोपियन देमसेल्व्स विल हैव टू रीमॉडल देयर आउटलुक, कि यूरोपियन लोगों को क्या करना चाहिए, उनको रीमॉडल करना चाहिए, उन्हें अपनी सभ्यता और संस्कृति को रीमॉडल करना चाहिए, यानी उन्हें ठीक करना चाहिए, दोबारा से उसको सुव्यवस्थित करना चाहिए। क्योंकि देखिए अब उनकी दुनिया क्या है, यूरोपियन लोगों की दुनिया आप देख ही रहे हैं, वो कितना विकसित हो चुके हैं, कितना भाग रहे हैं मटेरियल के पीछे। उनके यहाँ हर चीज़ के लिए तरह तरह की चीज़ें बनाई जा चुकी है, हर रोज उनके यहाँ आविष्कार होता है, नई नई वस्तुओं को खोजा जाता है, बनाया जाता है, वो मटेरियल के पीछे भागते हैं। वास्तविक जीवन क्या है और जीवन का उद्देश्य क्या है और कहाँ शांति मिलेगी, कहाँ सुकून मिलेगा, उन्हें पता ही नहीं है। तो वही गांधी जी कह रहे हैं, है ना, कि मुझे लगता है कि उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें रीमॉडल करना चाहिए अपनी सभ्यता और संस्कृति को। इफ दे आर नॉट टू पेरिश अंडर द वे ऑफ द कंफर्ट विच दे आर बिकमिंग ए स्लेव, है ना, कह रहे हैं कि देखिए अगर वो इन चीज़ों को नहीं सुधारते हैं तो आने वाले भविष्य में वो इन उन चीज़ों का क्या हो जाएंगे, बिल्कुल गुलाम हो जाएंगे, जो उनकी सभ्यता को फिर से खत्म कर देगी, बर्बाद कर देगी, वो इन चीज़ों के गुलाम हो जाएंगे। तो बात तो सही है, गांधी जी ये बात यहाँ पे कहना चाहते हैं कि देखिए अगर आप कंफर्ट के पीछे भागते हैं, आराम के पीछे भागते हैं, नई नई वस्तुओं के पीछे भागते हैं, तो उन चीज़ों के सहारे आपको ज़िंदगी जीने का एक लत लग जाएगा, आदत लग जाएगा, और फिर आदत लग जाएगा तो आप उस वस्तु के गुलाम बन जाएंगे, है ना, और आपके जीवन का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होने लगेगा, है ना। आज आज देख लीजिए हम ही लोग के यहाँ पहले के लोग जो हैं कितने मजबूत होते थे, शक्तिशाली होते थे, क्योंकि फिजिकल वर्क करते थे, शरीर से बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे। आज हम लोग करते हैं क्या, बिल्कुल नहीं करते हम लोग, है ना, शरीर से बिल्कुल मेहनत नहीं करते हैं, इसीलिए हम लोग का शरीर क्या हो जाता है, बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है, किसी भी चीज़ को सहन नहीं कर सकता है, हम लोग का मृत्यु दर बढ़ चुका है, और जो भी है लाइफ स्पेन क्या हो चुका है, हम लोग का घट चुका है। तो बहुत सारे रीजन हैं, इन्हीं सारे कारणों की वजह से हमारे पूर्वज इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरह से समझते थे, है ना, और उन लोगों ने अपने आप को क्या रखा, इन चीज़ों से दूर रखा, लेकिन हम लोग अपने आप को दूर नहीं रख पा रहे हैं, जिसका नतीजा हम लोग आजकल भुगत ही रहे हैं। आगे देखेंगे हम लोग। इट मे बी दैट माई रीडिंग इज रॉन्ग, हो सकता है कि मेरी रीडिंग क्या हो, गलत हो, मैं जो कह रहा हूँ वो गलत हो, बट आई नो दैट फॉर इंडिया टू रन आफ्टर द गोल्डन फ्लीस इज टू कोट सर्टेन डेथ। लेकिन गांधी जी कह रहे हैं कि भले ही लग रहा है या ऐसा हो सकता है कि जो मैं यूरोपियन सिविलाइजेशन के बारे में कह रहा हूँ वो गलत हो, लेकिन मैं भारत के बारे में बिल्कुल अच्छे तरह से जानता हूँ कि अगर इंडिया इन चीज़ों के पीछे अगर भागता है, चकाचौंध रोशनियों के पीछे भागता है, गोल्डन फ्लीस का मतलब होता है यहाँ पे सुनहरा ऊनी कपड़ा, तो यहाँ कहने का मतलब है सुनहरा ऊनी कपड़ा नहीं है, यहाँ कहने का मतलब है ना कि ये आजकल की जो आधुनिक वस्तुएं जो हैं, चकाचौंध जो रोशनी है, इन चीज़ों के पीछे अगर हम लोग भागते हैं तो भारत के लिए क्या है, ये एक तरह का मृत्यु है, डेथ है, भारत क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ये चीज़ें भारत के लिए बिल्कुल नहीं है, गांधी जी ऐसा कहना चाहते हैं। लेट अस इनग्रेव ऑन आवर हर्ट्स द मोटो ऑफ वेस्टर्न फिलोसफर। देखिए एक वेस्टर्न फिलोसफर थे और उन्होंने कुछ बात कही है, तो उसको कह रहे हैं गांधी जी की इसे हमें अपने दिल व दिमाग में छाप लेने की जरूरत है। क्या है वो बात, देखिए, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग,
कि हमें सादा जीवन व्यतीत करना चाहिए, बिल्कुल सिंपल रहना चाहिए। और हाई क्या रखना चाहिए, हमारा थिंकिंग, सोच जो है ना काफ़ी उच्च कोटि का, उच्च स्तर का रखना चाहिए। लेकिन जीने का जो तौर तरीका हो ना वो सादा होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, है ना। तो ये एक इंसान का उद्देश्य होना चाहिए, गांधी जी कह रहे हैं। टुडे इट इज सर्टेन दैट द मिलियंस कैन नॉट हैव हाई लिविंग। देखिए यहाँ पे, टुडे इट इज सर्टेन दैट द मिलियंस कैन नॉट हाई लिविंग, है ना। गांधी जी कह रहे हैं कि यह बिल्कुल निश्चित है, मिलियन कैन नॉट हैव हाई लिविंग, है ना। यानी लाखों लाखों की संख्या में लोग हाई लिविंग मेंटेन नहीं कर सकते हैं। एंड वी द फ्यू, और हम कुछ लोग, हु प्रोफेस टू डू थिंकिंग, हु प्रोफेस टू डू थिंकिंग फॉर द मैसेज, और हम कुछ चंद वो लोग जो एक तरह का ढोंग करते हैं कि हम लोग बाकी लोगों के बारे में सोचते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, प्रोफेस, प्रोफेस का मतलब होता है ढोंग करना, है ना। टू डू द थिंकिंग, थिंकिंग का मतलब सोचना, है ना। हम वो कुछ लोग जो ढोंग करते हैं, टू डू द थिंकिंग फॉर द मासेस, मासेस का मतलब बहुत संख्याओं में लोगों के बारे में सोचने का एक तरह का हम लोग ढोंग करते हैं, है ना। रन द रिस्क इन वैन सर्च आफ्टर हाई लिविंग, है ना। तो ये बिल्कुल बेकार है, ये एक तरह का रिस्क है, रन द रिस्क, है ना। ये एक तरह का बिल्कुल रिस्क है, इन वैन सर्च आफ्टर हाई लिविंग, हाई लिविंग के पीछे अगर हम लोग भागते हैं, इसका तलाश करते हैं, है ना। हाई लिविंग माने बेहतर जिंदगी जीने का तौर तरीकों की तरफ हम लोग भागते हैं, तो ये क्या है हमारे लिए, ये बेकार है और रिस्क से भरा हुआ है। और आगे देखिए यहाँ पे, लिविंग ऑफ मिसिंग हाई थिंकिंग, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो हाई थिंकिंग को मिस करते हैं। कहने का मतलब है कि हाई लिविंग की तरफ हम लोग भागते हैं, है ना, और हाई थिंकिंग को हम लोग क्या कर देते हैं, मिस कर देते हैं, हम लोग जस्ट उल्टा करते हैं, है ना। जो कोटेशन है, जो कहा गया है यहाँ पे, एक वेस्टर्न फिलोसफर ने जो कहा है यहाँ पे, प्लेन लिविंग इन हाई थिंकिंग, हमें सादा जीवन जीना चाहिए और हाई थिंकिंग रखना चाहिए, है ना, उच्च विचार रखने चाहिए। लेकिन यहाँ पे जस्ट उल्टा हो रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हाई लिविंग की तरफ भाग रहे हैं और हाई थिंकिंग को क्या कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, उसे हम लोग ध्यान ही नहीं देते उस पर, है ना। आगे देखेंगे हम लोग 23वां पैराग्राफ। देखिए 23वां पैराग्राफ, सिविलाइजेशन इन रियल सेंस ऑफ टर्म कंसिस्ट नॉट इन द मल्टीप्लिकेशन बट इन द डेलिब्रेट एंड वॉलंटरी रिस्ट्रिक्शन ऑफ वांट। अगर सिविलाइजेशन का अगर रियल सेंस में अगर वास्तविक मीनिंग निकाला जाए तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हर रोज नई नई वस्तुओं के पीछे भागना और अपनी इच्छाओं को गुणात्मक रूप में प्रदर्शित करना, है ना। बल्कि ये होता है कि इन चीजों पर लगाम लगाना, इन चीजों से अपने आप को बचाए रखना ही क्या है, सिविलाइजेशन है ना। क्योंकि आप तो जान चुके हैं कि अगर इन चीजों के पीछे भागेंगे, है ना, तो वास्तविक जो शारीरिक परिश्रम होना चाहिए वो खत्म हो जाएगा और मशीन की दुनिया में हम हो जाएंगे, मशीनों का यूज करेंगे, उनका लत लग जाएगा और इस तरीके से ये मशीनीकरण हो जाएगा, मशीनों का युग हो जाएगा, हम धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, है ना। तो यही चीज यहाँ पे समझाने का प्रयास किया जा रहा है ना। तो रियल सेंस में अगर हम लोग बात करें तो सिविलाइजेशन का मतलब ये होता है, लेकिन बाकी दुनिया ये समझती है कि सिविलाइजेशन का मतलब, सभ्यता का मतलब क्या है, विकास करना, वस्तुओं में विकास करना। जबकि गांधी जी का कहना है कि वस्तुओं में विकास करना सभ्यता नहीं है, बल्कि वस्तुओं पर लगाम लगाना, उनसे दूर रहना, उससे बचे रहना, उसका कम से कम प्रयोग करना। और विकास करना है तो अपनी आध्यात्मिकता में विकास की जाए, अपनी नैतिकता में विकास की जाए, विचार में विकास किया जाए, इन चीज़ों को हाई रखा जाए, है ना। गांधी जी यह कहना चाहते हैं। This alone increases and promotes contentment, real happiness and capacity for service, है ना। गांधी जी कहते हैं कि सिर्फ यही वो एक चीज है जो क्या कर सकती है, जो आपको ओरिजिनल रियल हैप्पीनेस दे सकती है, आपके जीवन में संतुष्टि भर सकती है ना, और कैपेसिटी फॉर सर्विस, और कार्य करने के लिए, काम करने के लिए आपको क्षमता प्रदान कर सकती है। मतलब कहने का मतलब क्या है, देखिए अगर आप वस्तुओं के पीछे भागेंगे तो आप जरा मुझे बताइए कि क्या आप वस्तुओं के पीछे भागते हैं तो क्या आप उससे आपको संतुष्टि मिलती है, बिल्कुल नहीं मिल सकती है। देखिए सुकरात का नाम आपने सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध क्या थे, वो एक फिलोसोफर थे। उन्होंने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति, यदि किसी व्यक्ति के पास आज जो कुछ भी है और उन चीज़ों से अगर
अगर आज वो संतुष्ट नहीं है तो आने वाले समय में भी चाहे उसे दुनिया ही क्यों ना दे दी जाए वो संतुष्ट नहीं होगा। तो बात यहाँ पे समझिए, कुछ पल के लिए अगर आपको बाइक मिल जाता है, आपके पास साइकिल है, इच्छा होती है कि बाइक हो जाती, बाइक मिल जाती है, 10 दिन आप खुश रहते हैं और उसके बाद से फिर चाह करते हैं किसी और गाड़ी की, 4 व्हीलर हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है ना। ये चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होती हैं, इच्छाएं आपकी बढ़ती जाती है गुणात्मक रूपों में और इससे आपको संतुष्टि नहीं मिलती है ना। आप कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकते हैं। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये चीज़ें जो है ना आपको सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि, रियल हैप्पीनेस नहीं दे सकती हैं, है ना। इन चीज़ों पे हमें कंट्रोल करना चाहिए, हमें इनसे इनसे दूर रहना चाहिए। जो रियल हैप्पीनेस जो हमें दे सकता है ना, वो क्या दे सकता है, तो रिस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स, है ना। जब इन चीज़ों पर हम ध्यान नहीं देंगे, इस पर हम लगाम लगाएंगे, है ना, इन चीज़ों से बचे रहेंगे ना, तो ये चीज़ें क्या देंगी, हमें रियल हैप्पीनेस देंगी, है ना, संतुष्टि प्रदान करेंगी और कैपेसिटी फॉर वर्क और कार्य करने की हमें क्षमता देगी, है ना। लास्ट पैराग्राफ हम लोग अब देखते हैं। Last paragraph. A certain degree of physical harmony and comfort is necessary, but above a certain level, it becomes hindrance instead of help. यहाँ पे कहा जा रहा है कि देखिए, एक certain degree तक, एक निश्चित सीमा तक अगर हम कंफर्ट चाहते हैं, वस्तु चाहते हैं, क्योंकि ये वास्तविकता भी है, जीवन में बहुत कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जिनकी हमें आवश्यकता होती है। अब ऐसा नहीं है कि हमें फिजिकल वस्तुओं को बिल्कुल ही त्याग देना चाहिए, नहीं, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जैसे किताब हो गया, मोबाइल हो गया, या कुछ और चीज़ें हैं, कुछ थोड़ा बहुत टूल्स वगैरह हैं, इनकी आवश्यकता तो जीवन में होनी ही चाहिए, लेकिन एक निश्चित सीमा तक, है ना। इन सीमा से बियॉन्ड हमें नहीं जाना चाहिए, इस सीमा से बाहर नहीं जाना चाहिए, वरना हम क्या हो जाएंगे, बेलगाम हो जाएंगे, है ना, किसी दूसरी दुनिया की तरफ हम लोग मुड़ जाएंगे। तो कहने का मतलब है, गांधी जी कहते हैं कि ए सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी, कुछ हद तक, है ना, कुछ हद तक हमारा इच्छा रखना जरूरी है, कुछ भौतिक वस्तुओं को पाना, उसका इस्तेमाल करना जरूरी है, बट एबव ए सर्टेन लेवल, लेकिन अगर उससे बाहर अगर आप इच्छा रखते हैं, इसके पीछे भागते हैं, तो इट बिकम्स ए हिंड्रेंस इंस्टेड ऑफ हेल्प, तो यह हेल्प के बजाय यह आपके लिए क्या हो जाता है, बाधा बन जाता है, नुकसानदायक हो जाता है। तो अधिक इच्छा रखेंगे तो फिर आपके लिए क्या होगा, बर्बादी का कारण बनेगा। एक सर्टेन लेवल तक ठीक है ना। आगे देखिए, देयरफॉर द आइडियल ऑफ क्रिएटिंग एन Therefore, the ideal of creating a unlimited numbers of wants and satisfying them seems to be a delusion and a snare. देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, देखिए यहाँ पे क्या जा रहा है, Therefore, the creating an unlimited number of wants and satisfying them seems to be a delusion and a snare, है ना। इस तरह से अगर द आइडियल क्रिएटिंग मतलब अगर अनंत तक मतलब अनलिमिटेड तक अगर हम लोग इन चीज़ों को क्रिएट करते हैं, अपने वांट्स को, है ना, अपनी वांट्स को, इच्छाओं को हम लोग अनंत तक लेके जाते हैं, है ना, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, तो ये क्या है, एक तरह का ये डिल्यूजन है, एक तरह का क्या है, ये एक भ्रम है, माया जाल है ना। हम लोग क्या होते हैं, माया जाल में फंसते हैं, है ना। तो कहने का मतलब है कि अगर इन चीज़ों के पीछे हम भागते हैं, therefore the ideal of creating an unlimited number of wants, अगर हम लोग अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ वांट्स क्रिएट करते हैं, बहुत तरह की इच्छाओं को हम लोग क्या करते हैं, जन्म देते हैं, सेटिस्फाइंग देम, है ना, सेटिस्फाइंग देम सीम्स टू बी ए डिल्यूजन एंड ए स्नेयर, है ना, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, संतुष्ट रखने के लिए अगर लाखों करोड़ों काफ़ी संख्या में हम लोग अपनी इच्छाओं को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, पैदा करते हैं, तो असल में एक तरह का क्या है, डिल्यूजन है, एक तरह का भ्रम है, माया जाल है ये, ठीक है ना। द सेटिस्फैक्शन ऑफ वंस फिजिकल नीड्स, इवन द इंटेलेक्चुअल नीड्स ऑफ वंस नैरो सेल्फ must meet at a certain point, a dead stop, before it degenerates into a physical and intellectual voluptuousness. देखिए यहाँ पे आप समझिए, द सेटिस्फेक्शन ऑफ वंस फिजिकल नीड्स, अगर हमें भौतिक वस्तुओं का नीड है, अगर जरूरत है, इवन द इंटेलेक्चुअल नीड्स और even the intellectual needs of one's narrow self must meet at the certain points a dead stop,
जो भी हमारी इंटेलेक्चुअल यानी जो भी हमारी बौद्धिक ज़रूरतें हैं या भौतिक वस्तुओं का जो भी ज़रूरत है, ये ज़रूरत हमें एक सर्टेन पॉइंट पर, एक निश्चित बिंदु पर ये पूरी हो जानी चाहिए। जो भी हमारी आवश्यकता है, चाहे हमारा बौद्धिक आवश्यकता हो, चाहे फिजिकल वस्तुएं, भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता हो, ये चीज़ें एक सर्टेन पॉइंट पर, एक निश्चित बिंदु तक जा कर के ख़त्म हो जानी चाहिए, बिफोर इट डिजेनरेट इनटू द फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल वोलuptuousness, है ना। कहने का मतलब ये है कि ऐसा ना हो कि ये हमारा क्या बन जाए, विलासिता का कारण बन जाए। इससे पहले ये चीज़ें क्या होनी चाहिए, एक निश्चित बिंदु पर ख़त्म हो जानी चाहिए। कहने का मतलब है कि दिन प्रतिदिन हमारी आवश्यकताएं क्या होती हैं, बढ़ समझिए यहाँ पे, ए मैन मस्ट अरेंज हिज फिजिकल एंड कल्चरल सर्कमस्टांसेस, एक व्यक्ति को अपने फिजिकल मतलब भौतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को इस तरीके से समायोजन करना चाहिए, इस तरह से आयोजित करना चाहिए कि वो उसे हिंडर ना कर सके, वो उसे परेशान न कर सके, वो उसे बर्बाद न कर सके। दे डू नॉट हिंडर हिम इन हिज सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, है ना। वो ह्यूमैनिटी के सर्विस में यानी मानवता के कामों में ये बाधा न पहुंचा सके। कहने का मतलब है आप अपने फिजिकल चीज़ों को, सांस्कृतिक चीज़ों को इस तरह से अरेंज रखिए कि ये आपको नुकसान न पहुंचा सके, है ना, सिर्फ आपको फायदा ही फायदा हो, मानवता के कामों में ये बाधा न डाल सके। ऑन विच ऑल हिज एनर्जी शुड बी कंसंट्रेटेड, और आपका जो भी एनर्जी है वो मानवता के कामों में क्या रहे, कंसंट्रेट रहे। तो कहने का यहाँ पे तात्पर्य है ना, कि आप अपनी सभ्यता को, आप अपने जीवन को इस तरह से अरेंज रखिए कि ये चीज़ें जो है ना मानवता को नुकसान नहीं पहुंचाए, है ना, है ना। इस तरीके से आप इस चीज़ों को अरेंज करके रखें, क्योंकि अपना पूर्ण समय और अपना पूरा कार्य किनको दे पाए, तो मानवता को दे पाए, मानवता के नाम कर पाए। तो कहने का मतलब यही है कि हमें क्या करना चाहिए, इन चीज़ों से अपने आप को दूर रखना चाहिए, भौतिक वस्तुओं से दूर रखना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग आज ये चैप्टर जो है ना वो ख़त्म हो गया। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए चलिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद।